थोड़ा सा साइलेंट हो जाओ। जिसको जो जो काम दिया हुआ था अपना वो काम कर लो। अभी के अभी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं जिनको ये फार्मूला दिया गया था, ये फार्मूला रेडी है, उनका इस फार्मूले के हिसाब से जो क्वेश्चन है उनका टेस्ट लिया जाएगा। और सबसे पहले अपने फ़ोन साइलेंट कर लो, जिनके पास फ़ोन है निकाल लो फ़ोन, साइलेंट कर लो। कल बच्चों ने जिन्होंने टेबल नहीं सुनाया था, विराट आपने नहीं सुनाया था ना? नो सर। टेबल सुनाओ, 6 का टेबल सुनाओ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तेरह 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 6 कम 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 10 60। ओके बैठो। रिवीजन टाइम ओवर। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसका टेस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। उसको आधे घंटे के अंदर मुझे लिख के कॉपियाँ सबमिट कराओ, ठीक है? टाइम ओवर। जी जिसके पास टेस्ट की कॉपियाँ इधर दे दो। जो ये टेस्ट हुआ इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा संडे को। संडे को सभी ने आना है जिसकी ये कॉपीज है। क्यों सर? पर सर कल तो छुट्टी है ना, कल तो संडे है। हाँ जी सर, कल क्यों नहीं ट्यूशन आना? क्यों? मैं मानता हूँ कल संडे है तुम्हारे, तुम एंजॉय करने का दिन है तुम्हारा, पर कल एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो सभी को अच्छा लगता हो और जो कहते हैं पूरे भारत के अंदर पहली बार हुआ हो। उसके ऊपर कुछ ना कुछ सभी ने कुछ लिख के लेके आना है कि हम सभी को समाज में एक मैसेज दे सके। इससे आपकी नॉलेज चेक होगी कल कि आप कितना अच्छा समाज और भारत के बारे में जानते हो, ठीक है? ये अच्छा टॉपिक रहेगा, इससे एंजॉय भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी लग जाएगा तुम्हें क्या कुछ आता है। ओके डन। स्टूडेंट, जैसे कल बोला गया था कि आप कोई ना कोई टॉपिक लेके आना जिससे ये पता लगे कि जो कि भारत में पहली बार हुआ हो, जिससे कुछ समाज को सीखने को मिला हो। ये टॉपिक सभी तैयार करके आए हैं? जो जो करके आया हाथ खड़ा करेगा। ओके, तो 1 बाय 1 मैं बनाना चाहूंगा जिसको ये याद है और जो समझ के बता सके। तो सबसे पहले एक तो आप बताओ क्या टॉपिक तैयार करके आए हो। क्या आप ये टॉपिक यहाँ आके बता पाओगे? ओके सर, मेरा टॉपिक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, उनके बारे में बताना। ठीक है, आप सबको बताओ। मेरा नाम एकता है। मैं एक ऐसी महिला के बारे में आज बताना चाहती हूँ जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। वो है भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। उन्होंने समाज में सबसे पहले शुरुआत करी थी, महिला वर्ग को शिक्षा दिलवाने की शुरुआत करी थी। तो उस टाइम उनका बहुत विरोध हुआ था, उन्हें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, समाज में बहुत विरोध किया गया था। लेकिन उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए बहुत ही प्रयास करे थे। समाज में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था उन्हें। उनके ऊपर कीचड़ फेंके जाते थे, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सबसे पहली बार उन्होंने स्कूल की स्थापना करी, लड़कियों को पढ़ाने के लिए शुरुआत करी। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, तो और मैं भी चाहती हूँ कि आगे मैं शिक्षिका बन के इस समाज में कुछ योगदान दे सकूँ। धन्यवाद। वेल डन एकता। जैसा कि आपने सुना बच्चों, इन्होंने बताया जो हमारी शिक्षा की शुरुआत एक महिला ने करी थी कि उनको इस समाज में पहले महिलाओं को नहीं था ना शिक्षा लेने का अधिकार। ये रेवोल्यूशन जो मेरा टॉपिक था, सबसे बढ़िया शुरुआत थी आपकी। आप बैठ सकते हैं एकता। थैंक यू सर। थैंक यू।
चलो फिर ऐसा करते हैं, अब एकता ने तो बता दिया, अब नेक्स्ट ले लेते हैं दुर्गा को। दुर्गा आप बताओ आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या है? सर हमारा टॉपिक शिक्षा के बारे में है। ठीक है, आप बताइए। जी, जो आप लोगों को एकता ने बताया था सावित्री बाई के बारे में, तो ये उनके जैसा बनना चाहती है और मैं उनकी शुरुआत की मतलब पहले वो बताना चाहती हूँ आपको। उन्होंने हमारे जैसे हमें लड़कियों को पहले पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिया जाता था, पहले लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो सावित्री बाई फुले ने पुणे में 1848 में स्कूल बनवाया था, जो हमारे मतलब लड़कियों की पढ़ाई के लिए बनवाया था। मैं उनकी इस बात पे बहुत उनकी तारीफ़ करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, ताकि उन्होंने हमसे जैसी लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है। बहुत अच्छा दुर्गा जो आपने बताया। आप दोनों की, एकता और दुर्गा का टॉपिक सेम था इनका, पर इन्होंने ये बताया कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार सावित्रीबाई फुले ने दिलवाया। काफ़ी अच्छा टॉपिक था। ठीक है दुर्गा, बैठ जाइए। थैंक यू। अभी आपने शिक्षा के ऊपर टॉपिक सुन लिया, अब देखते हैं इससे डिफरेंट किसके पास है। किसी के पास डिफरेंट है कुछ? नीलू आप आ जाओ, आप अपना टॉपिक बताओ। क्या टॉपिक आपका? सर मेरा टॉपिक है अखबार के ऊपर है मेरा टॉपिक। न्यूज़पेपर। हाँ जी ठीक है, बताइए। जैसे कि मैं आप सबको अखबार के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे हमारे पास सवेरे जैसे अखबार आते हैं हमारे हाथ में, तो हमें हर कोने कोने की खबर मिल जाती है और जिससे समाज में जागरूकता आती है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ऐसे आदि काफ़ी सारे जैसे हैं सोशल मीडिया हैं। और जो पहले अखबार से न्यूज़ हमारे पास आती थी वो वाली क्रांति मुझे बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। अभी हमने दो टॉपिक पे बात करी है, एक तो शिक्षा पे, अखबार पे। अब नया टॉपिक ले लेते हैं। किसी के पास इससे कुछ डिफरेंट हो? सोमनाथ आ जाइए। बेटा अपने टॉपिक का विषय बताइए। मेरा टॉपिक एक मुहिम के ऊपर है। ओके, एक्सप्लेन करें। जब हम इस युग में तरक्की की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कुछ इतने गरीब लोग हैं इस समाज के अंदर जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, उनके घर के अंदर जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती और उनका इलाज नहीं हो पाता। और मैंने देखा कि अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग ऐसे गरीब परिवारों की मदद कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनको पैसे दे रहे थे ताकि वो अपने स्कूलों में जाके अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, उनको स्कूलों में दाखिला करवा रहे थे, है ना। उनको ना हर चीज़ दे रहे थे कि ताकि वो अपनी परिवार में तरक्की कर सके, और तब तक उनको खाना दे रहे थे तब तक उनके घर में कोई कमाने वाला ना हो। उनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था अन्नपूर्णा मुहिम। जब मैंने उस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी गूगल के ऊपर, तो उसके अंदर लिखा था कि ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और उनके शिष्यों को वो आदेश देते हैं कि वो गरीबों की ऐसी परेशानियां दूर करें और उनकी मदद करें। मैं चाहता हूं कि अगर ये अन्नपूर्णा मुहिम का मेरे को हिस्सा बनने का मौका मिले तो मैं इसमें ज़रूर हिस्सेदारी लूँगा, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के चलते जो ये कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत हो रही है, ये कोई और नहीं कर सकता, ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। और इनकी मुहिम के अंदर मैं ज़रूर हिस्सा लूँगा, क्योंकि आज मेरी नज़र में मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रांति है। धन्यवाद। ठीक है, आप बैठ सकते हो। अभी आपने सुना कि सोमनाथ ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया अन्नपूर्णा मुहिम को, जो सोशल मीडिया में ज़ोरों से वायरल हो रही है। ये तो सभी लोग देख ही रहे हैं, तो सबको मौका मिले तो मैं चाहता हूँ कि अन्नपूर्णा मुहिम में सभी हिस्सेदार जरूर बनना। यस सर। अब ले लेते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक। बेटा आप बताओगे? टॉपिक बताइए। डिजिटल क्रांति। पहली बार इंटरनेट और मोबाइल आम जनता तक पहुँचे, इससे दुनिया जुड़ेगी, शिक्षा, व्यापार, रोजगार और संचार सब आसान हो जाएगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं वही डिजिटल क्रांति का परिणाम है। धन्यवाद। ठीक है बेटा, बैठिए। तो ले लेते हैं फिर एक नए टॉपिक को। बाकी टॉपिक से आपको देखो कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ सीखने को मिल रही है। आज ये संडे की क्लासेस इसलिए लगाई गई थी। तो अब नया टॉपिक सुष्मिता आपके पास? हाँ जी सर। आप है, आ जाइए आप। सर मेरा टॉपिक है बाढ़ से पीड़ित लोग। ठीक है। दो ऐसे गांव थे जो बाढ़ से बिल्कुल पीड़ित थे, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब हरियाणा और पंजाब लगातार बारिश से पीड़ित थे तब बेहद गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। खेत तालाबों में तब्दील हो गए थे, फसलें खराब हो गई थी, किसानों की साल भर की मेहनत कुछ दिनों में ही बर्बाद होती दिखाई दे रही थी। कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भविष्य खतरे में होता दिखाई दे रहा था। किसानों को कोई भी सहारा या कोई भी रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। उनकी इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के आए। उन्होंने भारत के 350 गाँव में मोटर और पाइप देकर इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत की। आज संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे हितैषी बन चुके हैं।
किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर 12 रत्नों से सम्मानित किए। ये क्रांति आज की डेट में सबसे बड़ी क्रांति है। मैं इस क्रांति का धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, बैठो बेटा। अभी आपने देखा कि सुष्मिता ने एक टॉपिक रखा, बाढ़ से पीड़ित किसानों का, जिन्होंने मदद करी वो थे संत रामपाल जी महाराज। यस सर। तो अब उनके जो सम्मान हुआ, एक बात हमें देखने को ये मिलती है कि ऐसे सम्मान में हमें भी जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी तक तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पर हमें ऐसे सम्मान में किसानों की जो मदद कर रहे हैं वहाँ शामिल होना चाहिए। तो सभी अगले समारोह में तैयार रहना। हाँ जी ठीक सर है? जी। जाना चाहिए, अच्छी बात है। सुष्मिता ने बड़ा अच्छा टॉपिक बताया है। किसान हमारी देश की एक, कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, तो वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे किसान, तो वही हमें खाना देते हैं। तो उनके सम्मान जो वो कर रहे हैं तो हमें भी जाके देखना चाहिए। तो अब लेते हैं एक नया टॉपिक। अगला टॉपिक आप दोगे? सर मैं। ठीक है, आ जाओ आप। पहली बार चंद्रमा पर पहुंचना, ये मेरा टॉपिक है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। जब मानव चंद्रमा पर पहुँचे, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सन 1969 अपोलो 11 के ज़रिए इंसान पहली बार चंद्रमा पर पहुँचे। वह केवल विज्ञान की जीत नहीं थी, बल्कि मानव साहस की मिसाल थी। इसे स्पेस रिसर्च, तकनीक और भविष्य की संभावनाओं को नई दिशा मिली। धन्यवाद। ठीक है बेटा, बैठो। थैंक यू सर। देखो कितना अच्छा टॉपिक था जो आंचल ने बताया। तो ऐसे ऐसे नए टॉपिक हमारे पास और भी हैं, उन टॉपिकों को ले लेते हैं। तो ले लेते हैं अगला टॉपिक। दीक्षा बताने जाएगी कुछ। दीक्षा टॉपिक लेके आओ मुझे। क्या टॉपिक है आपका? सर मेरा टॉपिक है इन सभी को इनवाइट करना। जो आपने कहा था कि ऐसा होना चाहिए जो भारत में पहली बार हो रहा हो। ओके। तो भारत में तो नहीं, बस साल में पहला ऐसा होने जा रहा है जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी को कबीर परमेश्वर जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्हें आप कबीर संत के नाम से जानते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी का जो जन्म था ना, वो 1398 में हुआ था, काशी में लहरतारा तालाब पे, जहाँ पे उनको नीरू और नीमा, जो उनके माता पिता हैं, वो उनको मिले थे। उनका जन्म नहीं हुआ था ना किसी माता की गर्भ से, ना कहीं और से। उनका जन्म नहीं, वो स्वयं शैव शरीर अवतरित हुए थे। और हमारी भाषा में सच्चा भगवान वही होता है जो शैव शरीर आए और शरीर के साथ जाए। तो मेरा इन्विटेशन एक विशाल भंडारे के ऊपर है, जो 2026 में सबसे बड़ा, एक साथ टोटल 12 आश्रमों में होने जा रहा है, जिसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। तो मैं उस विशाल भंडारे के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस है वो। कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस वो, जहाँ काशी और मगहर में एक बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैली हुई थी। कबीर परमेश्वर जी का 120 वर्षीय ज्ञान जो सभी को वो बांटते थे, इतना ज़्यादा फैल चुका था। इसी के चलते जो बाकी धर्म के गुरु थे, उनको लगा भी अगर ये कबीर का ज्ञान इतना बढ़ गया, हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी के चलते उन्होंने एक अफवाह फैलाई, अगर जो काशी में मरेगा वो सतलोक जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क में जाएगा। यह अफवाह बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी। लोग अपने घर से 50-50 मोहरे उन गुरुओं को देने लगे, उन धर्म के गुरुओं को देने लगे कि हाँ हमें सतलोक जाना है, आप हमें काशी में मतलब ऊपर भेज दो। तो इसी के चलते कबीर परमेश्वर जी ने कहा, अगर ये सब कुछ सत्य नहीं है, स्थान स्वर्ग का मौजूदा नहीं होता, भक्ति का होता है। अगर हमारी भक्ति सही होगी तो हमें स्वर्ग जरूर मिलेगा। और भक्ति सही तभी होती है जब हम एक सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लें, उनका ज्ञान सुने। इसी के चलते कबीर परमेश्वर जी ने कहा, अगर यही सच है कि काशी में मरने से स्वर्ग जाते हैं और मगहर में मरने से नर्क में, तो मैं मगहर में अपना शरीर के साथ सतलोक जाऊंगा। फिर आप जितने भी धर्म के गुरु हैं वह सभी देख लेना, क्या मैं अपने सतलोक में गया हूँ या नर्क में। तो इसी के चलते वह दिन वो आ गया जब कबीर परमेश्वर जी शरीर के साथ सतलोक गए। वो टाइम था 1518, जब कबीर परमेश्वर जी ने मगहर में शरीर के साथ सतलोक गए। और दोनों शहरों के, काशी के राजा बीर सिंह बघेल और मगहर के राजा बिजली खां पठान की सेनाओं के साथ वहाँ आ गए। कबीर परमेश्वर जी ने शरीर के साथ सतलोक जाने से पहले आमी नदी में स्नान किया और फिर बाद में एक आदेश दिया कि एक चादर लेके आओ, 2 चादर, एक नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर ओढ़ने के लिए।
जैसे ही वह एक नीचे लेटे और एक चादर ऊपर से ली, तभी आकाशवाणी गूंजी और कबीर परमेश्वर जी सतलोक में दिखाई दिए। और कबीर परमेश्वर ने ये भी कहा था, जब मैं जाऊंगा तब आप सभी अपने सदग्रंथ, अपनी वानियाँ, अपनी अंतरी आत्मा से पूछना कि मैं कहाँ गया हूँ। तब जैसे ही कबीर परमेश्वर जी ऊपर थे तो वो चादर उठा के देखी तो वहाँ पे शरीर तो था ही नहीं। वहाँ पर उनके शरीर की जगह पर सुगंधित फूल पाए गए थे। जो कबीर परमेश्वर जी ऊपर थे वहाँ पे शरीर थे और उन फूलों को आधा आधा बांट लिया गया था मगहर और काशी में, जहाँ पर एक मंदिर, एक जगह पे भी वो चीज़ सम्मानित की गई है, बनाई गई है। और ये कबीर परमेश्वर जी का 508वां निर्वाण दिवस है। इस चीज़ को कहा जाता है निर्वाण दिवस। भगवान वही होता है, परमेश्वर वही होता है जो शरीर के साथ आए और शरीर के साथ सतलोक जाएं। कबीर परमेश्वर जी थे वो। कबीर परमेश्वर जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 2026 का एक ऐसा विशाल भंडारा करने जा रहे हैं, एक साथ 11 से 12 आश्रमों में, जहां पर आप सभी इनवाइटेड हैं। और इसकी तारीख रहेगी 27, 28 जनवरी और 29 2026, जिसमें आप सभी ज़रूर आ सकते हैं। और इस विशाल भंडारे में कई सारे भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे, जैसे कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमरवय वाणी का अखंड पाठ, दहेज मुक्त विवाह, जहां से कोई भी बैंड बाजा नहीं, पूरे सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह किए जाएंगे, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग, विशाल भंडारा जैसे, और आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें आप जान सकते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, असली परमात्मा कौन है, गुरु कौन है, गुरु कैसा बनाना चाहिए, आखिरकार गुरु सही है या नहीं है। और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में काफ़ी सारे गुण रहस्य हम सभी को बताए जाएंगे। आप सभी वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ यह भारत के 11 से 12 आश्रमों में आयोजन तो किया ही जा रहा है, साथ में हमारे जो नियर बाय सतलोक आश्रम दूरी, सतलोक आश्रम खमानों में भी होने जा रहा है, तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस विशाल भंडारे में कोने कोने से हर कोई आएगा। आप इसके लिए अनलिमिटेड है, कभी भी कोई भी आ सकता है। 24 घंटे इसमें विशाल भंडारा चलाया जाएगा। आप सभी ज़रूर आएँ। और सर, मेरा ये टॉपिक सुनाने का यही था कि आप सभी मेरे यहाँ पे क्लिक्स मेरे साथ पढ़ते हो, तो आप सभी इस विशाल भंडारे में ज़रूर आए। तो एक मिनट मैं दिखाती हूँ कुछ, जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र है कि जो आप सभी के लिए है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी हर किसी को इनवाइट करते हैं। तो दीक्षा बेटा, ये आपके पास और भी हैं? हाँ, ये सभी के लिए मेरे पास और भी है, मैं सभी को दे देती हूँ। एक काम करना, आप सभी में बांटो। ऐसा करेंगे हम ना, वो दिन भी रखेंगे, इस दिन चलेंगे और गाड़ी बुक कर लेंगे और फिर गाड़ी से जाएंगे, ठीक है? ये मेरी तरफ से रहेगा आपको, जो आश्रम आपने बताए हैं। जी जी, आप साथ में चलना जी। और इस विशाल भंडारे में जो भी भक्तजन आते हैं, ये दूर दूर से आते हैं, उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का पैसे नहीं ले जाते, कोई भी एंट्री फीस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आप आओ, वहाँ पे भंडारा खाओ, भंडारा छको, आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखो और अपने जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर करो। और एक चीज़ हमने देखा, यहाँ पे सीखने को मिला, हमने विज्ञान को देखा और अब हमने अध्यात्म ज्ञान को देखा। हमें 2 चीज़ें सीखने को मिली कि विज्ञान अध्यात्म के बिना अधूरा है। ये रेवोल्यूशन, क्रांति इस चीज़ की है, आध्यात्मिक क्रांति, ठीक है? तो हमें ये जाना चाहिए, अध्यात्म को चेक करना चाहिए, एक बार जाना चाहिए, हमें अपने आप को मौका देना चाहिए, ठीक है? सभी चलेंगे? हाँ, आप साथ में चलोगे? जी सर। ठीक है।